तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि डिवाइड एंड कनकर। अभी तक समझो क्या क्या देखे हम लोग। डिवाइड एंड कनकर एल्गो जब स्टार्ट किए उसके बाद क्या क्या देखे। जब डिवाइड एंड कनकर पहला दिन स्टार्ट किए थे उस दिन देखिए क्या कि डिवाइड एंड कनकर एल्गो में रिकर्सन यूज होता है और रिकर्सन को सॉल्व करने के लिए, रिकर्सन मतलब कि कोई भी फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जब बार बार खुद को कॉल कर रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए, कुछ भी उससे कुछ भी आउटपुट चाहिए, उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगेगा, अगर रिकर्सन के थ्रू कोई प्रोग्राम को लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखें, रिकरेंस रिलेशन। उसके बाद क्या किए, रिकरेंस रिलेशन जो लिखेंगे रिकर्सिव प्रोग्राम का, उसमें रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग को आउटपुट मिलेगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन मिलेगा, कितना टाइम लगा, कितना स्पेस लगा, या फिर और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर इस प्रोग्राम में हो रहा है, इस रिकर्सिव प्रोग्राम में हो रहा है, उसके बारे में कितना नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, जब हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। इसका 3 तरीका सॉल्व करने का था। पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड क्या था, रिकर्सिव ट्री मेथड, और थर्ड था मास्टर थ्योरम। ये देख लिए। इसके बाद जब ये पूरा चीज हम लोग देख लिए थे तब हम लोग आए क्या, अब बेसिक हम लोग जान लिए कि डिवाइड एंड कनकर एल्गो को अगर यूज करके कोई प्रोग्राम लिखे हैं उसमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैसा प्रोग्राम रहेगा, रिकर्सन यूज होगा, कैसे टाइम और स्पेस फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये इतना चीज जान लिए। अब हम लोग देखिए उसके बाद क्या कि डिवाइड एंड कनकर एल्गो को जब यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं तो इसका कैसा फॉर्मेट होगा, उस प्रोग्राम का फॉर्मेट कैसा होगा। तो क्या देखिए हम लोग, सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि प्रॉब्लम स्मॉल है या नहीं, और स्मॉल है तो उस स्मॉल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पहला ये देखिए। उसके बाद क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखें कि अगर स्मॉल नहीं है तो हम लोग उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे छोटा छोटा पार्ट में, जिसका कि जब स्मॉल हो जाएगा तो उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सेम सॉल्यूशन है। जो स्मॉल प्रॉब्लम जब हो जाए तो उसके लिए सॉल्यूशन तो पता है पहले से, तो डिवाइड करेंगे। उसके बाद छोटा छोटा प्रॉब्लम में जब डिवाइड हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कनकर करेंगे, मतलब कनकर के लिए कोड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जब छोटा छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग के पास सॉल्यूशन होगा छोटा छोटा प्रॉब्लम का ही। तो लास्ट में हम लोग को मेन जो प्रॉब्लम है, बिगर प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सब छोटा छोटा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे। मतलब कि इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप है कंबाइन। तो यहां पर क्या क्या चीज आया, स्मॉल प्रॉब्लम का कोड लिखना पड़ेगा हम लोग को, सॉल्यूशन का कोड लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा, और कनकर के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। मतलब जब ये चारों स्टेप्स के लिए कोड लिख लेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस टाइप का प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, मतलब कि डिवाइड एंड कनकर से सॉल्व कर सकते हैं। ये जान लिए अब तक। अब देखेंगे कि डिवाइड एंड कनकर एल्गो को यूज करके कितना टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। डिवाइड एंड कनकर एल्गो को यूज करके क्या फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखना है ये तो हम लोग देख लिए, प्रोग्राम का फॉर्मेट देख लिए। अब क्या देखेंगे कि एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग डिवाइड एंड कनकर एल्गो को यूज करके। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम जो होगा, ये जितना भी है इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशंस बोलेंगे। क्या है,
एप्लीकेशंस ऑफ डिवाइड एंड कनकर, मतलब कि डिवाइड एंड कनकर एल्गो का एप्लीकेशन है। मतलब कि ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिवाइड एंड कनकर एल्गो को यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। यही हुआ ना एप्लीकेशन। तो अब हम लोग आएंगे क्या एप्लीकेशन पार्ट में। तो एप्लीकेशन में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो हम लोग देखेंगे मेनली एग्जाम्पल्स इतना देखेंगे कि ये सब में डिवाइड एंड कनकर एल्गो यूज होता है। कुछ और भी प्रॉब्लम होगा जहां डिवाइड एंड कनकर यूज होगा, लेकिन मेनली इतना टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे। और मान लो कुछ और भी प्रॉब्लम रहे तो जिस तरीके से डिवाइड एंड कनकर यहाँ यूज करेंगे सेम वैसे ही वहां भी यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस पार्ट में। तो क्या है एप्लीकेशंस ऑफ डिवाइड एंड कनकर। क्या क्या एप्लीकेशन है भाई? फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंडिंग मैक्स एंड मीन। पहला क्या है? फाइंडिंग मैक्स एंड मीन। तो मैक्स एंड मीन का मतलब क्या हुआ कि कुछ मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। मीन का मतलब क्या हुआ? मिनिमम वैल्यू कुछ होगा, यही होगा ना। मतलब कि हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले नाम सब बता देते हैं। पहला क्या है? फाइंडिंग मैक्स एंड मीन। सेकंड क्या है? पावर ऑफ एन एलिमेंट। थर्ड है बाइनरी सर्च। फोर्थ मर्ज सॉर्ट। उसके बाद क्विक सॉर्ट। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। उसके बाद फाइंडिंग नंबर ऑफ इन्वर्जन्स और लास्ट में एक्सटेंशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इतना टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक रफ ओवरव्यू सबके बारे में पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली ये सब में क्या करना होगा। उसके बाद इंडिविजुअली सबका हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली जान लो, फर्स्ट से अगर देखते हैं कि फाइंडिंग मैक्स एंड मीन। फाइंडिंग मैक्स एंड मीन में करना क्या होगा? तो ये क्या दिख रहा है कि मैक्स, मैक्स का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम कुछ होगा। मैक्स का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम, कुछ मैक्सिमम एलिमेंट होगा। मीन मतलब क्या हुआ? कुछ मिनिमम एलिमेंट होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कहां पर होगा? मतलब कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिया होगा वो एक्चुअली एक एरे के फॉर्म में होगा जो गिवन होगा। मतलब क्या, कुछ इनपुट चाहिए ना हम लोग को, आउटपुट क्या चाहिए? सिंपल सोचो, अगर मैक्स एंड फाइंडिंग मैक्स एंड मीन अगर हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग को आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? आउटपुट में चाहिए मैक्स एलिमेंट और मीन एलिमेंट। ये दोनों हम लोग को आउटपुट में चाहिए। ये आउटपुट में चाहिए तो इसके लिए कुछ इनपुट भी दिया होना चाहिए। तो इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा एक एरे के फॉर्म में होगा। मान लो एरे ए है। एरे क्या था? जिसमें इक्वल साइज का ब्लॉक्स, ये मेमोरी है जिसमें हम लोग कुछ स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कि सबका सब ब्लॉक का साइज इक्वल होगा। जैसे एरे ए है, इसको इस तरीके से कुछ डिवीजन होगा, इस तरीके से कुछ डिवीजन होगा। मान लो एरे ए का साइज n है। मान लेते हैं कि एक एरे गिवन है जिसका साइज n है। n एलिमेंट्स, साइज n मतलब क्या हुआ? साइज n का मतलब क्या हुआ? n एलिमेंट्स है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनपुट क्या है? n एलिमेंट्स एरे, n एलिमेंट का एरे है। समझ रहे हो बात को? तो n एलिमेंट का एरे हम लोग को इनपुट गिवन है। उसके बाद हम लोग का आउटपुट फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा। ये n एलिमेंट में ये पूरे अमॉन्ग ऑल n एलिमेंट्स
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिवाइड एंड कनकर में करेंगे बेसिकली क्या, कैसे करेंगे? तो जो प्रोग्राम लिखने का फॉर्मेट बताए थे, क्या क्या स्टेप यूज करते थे हम लोग यूज करते थे, सबसे पहले चेक करते थे क्या कि प्रॉब्लम स्मॉल है या नहीं, और अगर स्मॉल है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, स्मॉल है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम लोग उसको, अगर स्मॉल नहीं होता था तब हम लोग क्या करते थे, तब हम लोग डिवाइड करते थे, छोटा छोटा सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते थे। उसके बाद डिवीजन के बाद क्या करते थे, कनकर करते थे। कनकर का मतलब क्या, जो छोटा छोटा प्रॉब्लम में डिवाइड किए हैं, सब प्रॉब्लम को, जो छोटा छोटा जितना भी प्रॉब्लम है सबको इंडिविजुअली सॉल्व करना। और सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर होगा कनकर पार्ट में क्या होगा, कनकर में क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन कॉल। बार बार सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो कनकर हम लोग छोटा छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे इसके थ्रू। ये चारों का कोड जब हम लोग लिख लेंगे, मतलब कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट इतना कुछ करने के बाद मिल जाना चाहिए। एक लास्ट का स्टेप बचेगा क्या, कंबाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आउटपुट मिला है कनकर करने के बाद में, उस पूरे सॉल्यूशन को, पूरे आउटपुट को कंबाइन करेंगे तो हम लोग का फाइनल आउटपुट यहां मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले चेक करेंगे क्या कि अरे स्मॉल है क्या। इसको स्मॉल कब बोलेंगे, स्मॉल के लिए कोड लिखाएगा। किस तरीके से लिखाएगा भाई, कि मान लो एरे में एक ही एलिमेंट है, मान लो एरे में एक एलिमेंट है, तो एरे स्टार्ट कैसे हुआ था, पहला आई था और लास्ट वाले का जे था। एड्रेस है, मतलब आई से स्टार्ट हुआ था ब्लॉक नंबर आई, i+1, i+2, i+3 अप टू जे तक। तो इसमें स्मॉल प्रॉब्लम अगर बताना है तो कैसे बताएंगे हम लोग, स्मॉल प्रॉब्लम अगर बताना है तो किस तरीके से बताएंगे। मान लो आई और जे का वैल्यू सेम है, आई और जे का वैल्यू सेम है। अगर आई इक्वल टू जे अगर हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहां ही खत्म हुआ, मतलब एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट है वही होगा, और मैक्सिमम वैल्यू भी जो एलिमेंट है वही हो जाएगा। मतलब कि ये स्मॉल प्रॉब्लम के लिए कंडीशन क्या बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू जे। अब मान लो दो एलिमेंट ही है, मान लेते हैं दो एलिमेंट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जे माइनस वन, आई इक्वल टू जे माइनस वन, या फिर आई प्लस वन इक्वल टू जे। मतलब आई यहां है तो आई प्लस वन यहां पर हुआ। अब अगर बोल रहे हैं आई प्लस वन इक्वल टू जे, मतलब जे यहां ही है, एक एलिमेंट दो एलिमेंट, दो ही एलिमेंट हुआ। दो एलिमेंट में क्या करेंगे, बस दो एलिमेंट को एक बार कंपेयर करेंगे, एक कंपेरिजन दोनों में करेंगे कि कौन स्मॉलर है। कैसे करेंगे, इस कंडीशन में जब दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट में तो सेम हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही सेम हो जाएगा। लेकिन जब दो एलिमेंट है तो क्या करेंगे, ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे। अगर ये कंडीशन सही होगा, अगर ये कंडीशन इफ ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे, देन तब क्या लिखेंगे हम लोग कि ए ऑफ आई छोटा है, मतलब कि मिनिमम एलिमेंट में ए ऑफ आई आ गया, मिनिमम एलिमेंट में ए ऑफ आई आ गया, और मैक्सिमम एलिमेंट में ए ऑफ जे आ गया। मैक्सिमम एलिमेंट में क्या आएगा, ए ऑफ जे आ गया, ठीक। लेकिन हो सकता है ए ऑफ आई नॉट लेस देन ए ऑफ जे हो, ये कंडीशन सही नहीं हो, तब क्या करेंगे,
तब रिवर्स में लिखेंगे कि अगर इससे स्मॉलर नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम एलिमेंट है जो ए ऑफ आई है और मिनिमम एलिमेंट ए ऑफ जे है। क्योंकि यहां पर दिया हुआ है n एलिमेंट है, n एलिमेंट में एक और भी चीज गिवन है, डिस्टिंक्ट, मतलब कि सब डिफरेंट है। जितना भी एलिमेंट दिया गया है सब डिफरेंट है। तो डिफरेंट वैल्यू अगर है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट से अगर है, या तो स्मॉलर होगा, कोई ना कोई तो छोटा होगा, जो भी स्मॉल होगा वो मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, जो लार्ज होगा जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ये कब होगा? जब प्रॉब्लम स्मॉल है हम लोग का, जब प्रॉब्लम स्मॉल है हम लोग का। तो स्मॉल है उसका सॉल्यूशन देख ली ना, अगर प्रॉब्लम स्मॉल होगा तब क्या होगा, i इक्वल टू जे, अगर एक एलिमेंट बच जाए तो सेम हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम, अगर दो एलिमेंट है तो एक कंपेयर करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट हो जाएगा, जो स्मॉलर रहेगा जो मिनिमम, लार्जर रहेगा जो मैक्सिमम। तो स्मॉल का सॉल्यूशन भी हम लोग को मिल गया। अब मान लेते हैं कि ये स्मॉल नहीं हो, जैसे यहां पर n एलिमेंट्स है, i यहां है, j यहां है, i प्लस 1 देखो यहां पर क्या हो गया, i प्लस 1, यहां हो गया i प्लस 2, यहां हो गया i प्लस 3। तो ना तो i इक्वल टू जे है और ना तो i प्लस 1 इक्वल टू जे है, मतलब कि एक एलिमेंट ना तो एक कंडीशन है नहीं तो ये कंडीशन है, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है। तो जब प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करते थे, प्रॉब्लम जब स्मॉल रहेगा तब तो सॉल्यूशन दे देंगे, अगर स्मॉल नहीं रहा तब हम लोग डिवाइड पार्ट में जाएंगे कि डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का भी अपना अपना तरीका होगा। तो मान लेते हैं हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि पहले पूरे एरे को आधा आधा में डिवाइड करते हैं, हाफ में डिवाइड करते हैं, आधा आधा दो पार्ट बना लेते हैं। फिर देखेंगे पहले पार्ट में मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आएगा और दूसरे पार्ट में मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट आएगा। कैसे आएगा? मान लेते हैं डिवाइड पार्ट में हम क्या लिख दिए, m इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2, इसका फ्लोर वैल्यू लिए। मान लो ऑड नंबर मिले, i प्लस जे अगर ऑड मिल जाए तब हम लोग फ्लोर वैल्यू ले लिए, अगर इवन मिला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मिड पॉइंट में डिवीजन हो जाएगा। तो m का वैल्यू आ गया, मतलब कि मिड एलिमेंट हम लोग को पता चल गया है, मिड पोजीशन जो है m का पोजीशन हम लोग को पता चल गया। तो प्रॉब्लम कैसा बन गया, पहले था a i टू j था, अब प्रॉब्लम कैसा बन गया, अब दो प्रॉब्लम में हम लोग डिवाइड कर दिए। डिवाइड कैसे किए, यहां पर लिखते हैं, अब दो प्रॉब्लम में डिवीजन हो गया है। दोनों प्रॉब्लम को अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, a i अप टू m। एक प्रॉब्लम हो गया a i टू m, a i यहां है, m यहां, i से m लेकर एक प्रॉब्लम हो गया। सब प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको जब डिवाइड किए तो। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अरे a m प्लस 1 टू j, m यहां है, m तक तो इसमें ही इंक्लूड कर लिए एलिमेंट को, मतलब कि यहां क्या हो जाएगा, m प्लस 1 वैल्यू इसका आ जाएगा, इसका वैल्यू m प्लस 1 आ जाएगा, m प्लस 2, m प्लस 3 अप टू j। तो m प्लस 1 से लेकर j तक दो सब प्रॉब्लम में हम लोग डिवाइड कर लिए। जब ये प्रॉब्लम स्मॉल नहीं था तब, स्मॉल रहेगा तो सेम सॉल्यूशन मिल ही गया था हम लोग को, अगर स्मॉल नहीं है तो डिवाइड कर लिए हम लोग। अब डिवाइड तो दो पार्ट में कर लिए हैं, देखो दो पार्ट में डिवाइड हम लोग कर लिए हैं। समझो डिवाइड एंड कर का फॉर्मेट यही था ना, सेम फॉर्मेट था ना प्रोग्राम जब लिखे थे। तो अब हम लोग एक्चुअल एप्लीकेशन पार्ट में आ रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहा था ये। तो इसको डिवाइड कर लिए दो पार्ट में, अब हम लोग के पास दो प्रॉब्लम हो गया है, पहले एक था अब दो प्रॉब्लम हो गया है। अब दोनों को इंडिविजुअली कन्कर करेंगे, मतलब क्या है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल। फिर से जो फंक्शन स्टार्टिंग में, जो फंक्शन हम लोग डिवाइड एंड कन्कर ऑफ मैक्स मिन,
ये जो फंक्शन कॉल किए थे डिवाइड एंड कैनकर मैक्स मिन जो कॉल किए थे पूरे प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम को पूरे को सॉल्व करने के लिए, अब उसको हम लोग छोटा पार्ट में करेंगे। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डिवाइड एंड कैनकर मैक्स मिन, इसके लिए भी लिखेंगे या फिर इसके लिए भी लिखेंगे डिवाइड एंड कैनकर मैक्स मिन। दो प्रॉब्लम हो गया। ये दोनों में क्या हुआ, सेम फंक्शन को कॉल किए हैं, मतलब फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब रिकर्सन हुआ यहां पर। तो इसको क्या करेंगे, अब रिकर्सिव फंक्शन कॉल के थ्रू में इसको कनकर किए। यहां से कुछ आंसर मिला और यहां से आंसर मिला, दोनों को जब सॉल्व किए तो यहां से क्या आंसर मिलेगा, पहले वाले पार्ट से सिंपल सोचो, पहले वाले पार्ट से क्या आंसर मिलेगा। जब मेन प्रॉब्लम है मैक्स और मीन एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो यहां भी तो मैक्स और मीन ही है ना, सेम फंक्शन को कॉल किए है ना, यहाँ जो फंक्शन है सेम फंक्शन को कॉल किए ना, मतलब कि पहला सब प्रॉब्लम से भी हम लोग को मिलेगा मैक्स 1 बोल सकते हैं फर्स्ट वाले का मैक्स को, और मीन को मीन 1। मैक्स 1 और मीन 1 पहले वाले सब प्रॉब्लम का मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट हुआ। ठीक, सेम उसी तरीके से सेकेंड वाला जो सब प्रॉब्लम है इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को आउटपुट में मिलेगा मैक्स 2 बोलते हैं अगर इसके मैक्सिमम एलिमेंट को, क्योंकि सेकेंड सब प्रॉब्लम है, और मिनिमम एलिमेंट को मीन 2 बोलते हैं अगर, तो यहां से भी हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिला। एक तो मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम यहां से मिला है, एक और मैक्सिमम और मिनिमम यहां से मिला सेकंड वाले सब प्रॉब्लम से। अब क्या करेंगे, जब कनकर हो गया, दोनों का वैल्यू मिल गया ना, मतलब कनकर हो गया, हम लोग सॉल्व कर लिए सब प्रॉब्लम को, इसके बाद कनकर स्टेप खत्म हो गया। इसके बाद क्या आएगा, कंबाइन आएगा, मतलब कि ये जो डेटा हम लोग को आउटपुट मिला है, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है, इस सब प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन मिला है, ये दोनों सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये दोनों सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे एक साथ। कैसे कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का मतलब क्या है, कंबाइन करने पर मेन प्रॉब्लम का हम लोग का सॉल्यूशन मिलना चाहिए था। जो मेन प्रॉब्लम में आउटपुट चाहिए था, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट, यही मिलना चाहिए था ना। देखो कैसे कंबाइन करेंगे। अब पहले वाले सब प्रॉब्लम का मैक्सिमम वैल्यू ये था, पहले वाले का मैक्सिमम वैल्यू ये था, और सेकंड वाले का मैक्सिमम वैल्यू ये था। दोनों के मैक्सिमम को कंपेयर करेंगे, ये दोनों के मैक्सिमम को कंपेयर करेंगे, और ये दोनों में जो लार्जर वैल्यू होगा, ये दोनों में जो लार्जर वैल्यू होगा, जो हम लोग का एक्चुअल मैक्सिमम एलिमेंट बन जाएगा। समझ रहे हो बात, ये दोनों में मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम ए है, इसका मैक्सिमम ए है, तो ये दोनों में जो मैक्सिमम बनेगा वही ना मेन हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्योंकि पहला सब प्रॉब्लम है तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम है, जो हम लोग के पास इतना वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम इतना वैल्यू है। तो दोनों को मैक्सिमम को जब मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे, वो दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग का पूरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू होगा। यही तो चाहिए था, पूरे एरे का ही मैक्सिमम चाहिए था ना। यहाँ पर पूरे एरे का मिनिमम भी चाहिए, वैसा ही पूरे एरे का मिनिमम जब चाहिए तो इस हाफ में देखिए कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है। फिर इस हाफ में देखिए कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है। दोनों के मिनिमम को जब एक साथ में कंपेयर करेंगे तो उस दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो हम लोग का एक्चुअल मिनिमम बन गया। क्या करेंगे उसके लिए कोड लिखेंगे, कंपेयर करने के लिए कोड लिखेंगे। तो ये सबके लिए कोड लिखेंगे हम लोग जब हम लोग इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे, फाइंडिंग मैक्स एंड मीन। अभी हम ओवरव्यू बता रहे हैं, ये ओवरव्यू बता रहे हैं, एक रफ आइडिया कि हम लोग फाइंडिंग मैक्स मिन में करेंगे क्या। जब इंडिविजुअली यहां पर आएंगे, अभी पहले सबका ओवरव्यू हम बता लेते हैं, उसके बाद जब इंडिविजुअली यहां पर आएंगे एक एक प्रॉब्लम को सही तरीके से प्रोग्राम लिखकर पूरा एनालाइज करेंगे। ये बस ओवरव्यू है, ठीक। तो अभी तक समझ गए कि फाइंडिंग मैक्स मिनिमम में किस तरीके से डिवाइड एंड कर करके यूज किए थे। सेम इसी तरीके से पावर ऑफ एन एलिमेंट में भी करेंगे। पावर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या होता है,
कि कोई एलिमेंट है, मान लो a पावर n फाइंड आउट करना है हम लोग को, a पावर n बोल सकते हो क्या, 2 पावर 6 फाइंड आउट करना है। तो 2 पावर 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 6 को, इसको पहले हटाते हैं। अब ये समझ गए हो पूरा बात को। अच्छा, इसको इस साइड में करते हैं। 2 पावर 6 मान लो है, a का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 6 है। तो पावर ऑफ एन एलिमेंट में हम लोग को a पावर n जब फाइंड आउट करना है तो इनपुट क्या गिवन है हम लोग के पास में, एक a का वैल्यू गिवन है और n का वैल्यू गिवन है, मतलब 2 इंटीजर गिवन है और a पावर n हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में जो यहां पर किए थे, क्योंकि फॉर्मेट तो डिवाइड एंड कन्वर्ट का यही रहने वाला है, ये बात पक्का है। सबसे पहले चेक करना है कि प्रॉब्लम स्मॉल है या नहीं और उस स्मॉल का सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद अगर स्मॉल नहीं है तो डिवाइड करेंगे, फिर जो डिवाइड करके सब प्रॉब्लम बना है उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर लास्ट में कंबाइन करेंगे। यही करना है, करना यही है, ये बात पक्का है, फॉर्मेट यही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a पावर n है ना, a का वैल्यू 2 है, n का पावर 6 है। ठीक, तो मान लो यहां पर रहता 2 पावर 1 होता, मान लेते हैं a का वैल्यू 2 होता, n का वैल्यू 1 होता। 2 पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। 2 पावर 1 2 ही होता है, मतलब कि अगर हम लोग कंडीशन क्या देंगे स्मॉल प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर, कि अगर n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 है तो आउटपुट हम लोग का 2 ही मिलेगा, क्योंकि आउटपुट चाहिए a पावर n चाहिए आउटपुट में हम लोग को। इनपुट हम लोग को a और n दिया गया है, 2 इंटीजर दिया गया, आउटपुट क्या चाहिए, a पावर n चाहिए। तो मान लो n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू जब 1 होगा तो जो a का वैल्यू होगा वही आउटपुट होगा। तो स्मॉल प्रॉब्लम में हम लोग ले आएंगे कि इफ n इक्वल टू 1, जैसे यहां पर स्मॉल प्रॉब्लम का कंडीशन चेक किए थे, वैसे यहां पर भी स्मॉल का कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ n इक्वल टू 1, कंडीशन लिख दिए। अगर ऐसा है तब क्या होगा, तब रिटर्न क्या करेंगे, a ही रिटर्न कर देंगे, a का वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। 2 पावर 1 है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। 2 क्या है, a ही तो है। तो मतलब स्मॉल का कंडीशन ये हो गया और रिटर्न कर दिया, मतलब कि हम लोग के पास सॉल्यूशन हो गया स्मॉल का। मान लो ये स्मॉल नहीं है, यहां पर देखो n का वैल्यू क्या है, 6 है ना, स्मॉल नहीं है ना, तो स्मॉल नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपल एक चीज देखो कि 2 पावर 6 जब है, जब 2 पावर 6 है तो इसको और क्या तरीका से हम लिख सकते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या तरीका से लिख सकते हैं। डिवाइड करने का देखो तरीका है, ऐसा नहीं है कहीं से भी डिवाइड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा भाई, कि मान लो 2 पावर 6 है और ऐसा सोच लो कि अच्छा 2 पावर 6 है ना, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, जैसे यहां पर i प्लस j बाई 2 किए थे, तो मान लो यहां से डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। ये तरीका नहीं है डिवाइड करने का, क्योंकि ये तो फिक्स है, n पर सॉल्व करना है ना, तो 2 पावर 6 बाई 2 नहीं करेंगे, ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। इसका डिवाइड करने का तरीका क्या है, अगर मान लो ऐसे हम लोग लिखते हैं 2 पावर 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 प्लस 3 6 बन गया। तो अगर हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर 2 पावर 3 को फाइंड आउट कर लेते हैं, अब मान लेते हैं कि इसका वैल्यू को 2 पावर 3 के वैल्यू को b में स्टोर कर लेते हैं, तब हम लोग b इंटू b जब करेंगे तो हम लोग को 2 पावर 6 का वैल्यू निकल जाएगा। 2 पावर 6 फाइंड आउट करना है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3। ठीक, और 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 जब लिखेंगे, 2 पावर 3 का वैल्यू को अगर b में स्टोर कर लेते हैं और हम लोग b इंटू b जब करेंगे तो हम लोग क्या वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू क्या यहाँ पर है, b का वैल्यू है 2 पावर 3 और इस b का भी वैल्यू है 2 पावर 3। टोटल क्या मिल गया, 2 पावर 6 मिल गया। 2 पावर 6 ही चाहिए था ना हम लोग को।
इस तरीके से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हो। तो अगर इवन अगर है 2 पावर 6 क्या है, यहां पर 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इजीली डिवीजन होगा। इसको आधा में, हाफ में, n का वैल्यू को हाफ में डिवाइड कर दिए, मतलब कि n डैश इक्वल टू n/2 कर लिए। और फिर फाइंड किया क्या, a पावर n डैश को फाइंड कर लिए, इसके वैल्यू को b में स्टोर कर लिए, अब b इंटू b कर लिए, तो हम लोग को a पावर n भी निकल गया। कब, जब n का वैल्यू इवन हो। लेकिन आप देखो जब इवन था हाफ हाफ में तो कर लिए, सही है। इस हाफ को कनकर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, डिवाइड तो यहां हो चुका है, फिर कनकर में इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों के वैल्यू को कंबाइन किए। कंबाइन ऐसे क्या किए थे, b इंटू बी किए थे, कंबाइन हो गया था। लेकिन जब इवन रहता तब ना हाफ में 6 का 3 और 3 हो गया है। अब देखो यहां पर 2 पावर 3 है, n का वैल्यू ऑड हो गया ना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अब ऑड हो गया है ना। ऑड को कैसे करेंगे, 2 पावर 1.5 इंटू 2 पावर 1.5 ये कर सकते हैं, लेकिन 2 पावर 1.5 नहीं करेंगे, नहीं करें, क्योंकि 2 पावर 1.5 फाइंड आउट करना लेंदी है। फिर हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम को नहीं रीच कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्मॉल प्रॉब्लम है 2 पावर 1, जब इनका वैल्यू 1 हो जाए वो हम लोग के लिए स्मॉल प्रॉब्लम है, पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। तो मान लो 1.5 किए, फिर से 1.5 को जब हाफ करेंगे 0.75 होगा, ये 1 को नहीं रीच कर रहा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऑड आ जाए 3 है जैसे, तो n/2 का फ्लोर वैल्यू ही लेंगे। तो यहां मान लो 3 है, अगर 3 है तो n/2 का फ्लोर वैल्यू क्या हो गया, 2 पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 किए 1.5 आया, 1.5 का फ्लोर क्या हो गया, 1 हो गया, जस्ट पहले का जो इंटीजर है, मतलब कि 2 पावर 1 आ गया। तो अब हम लोग के पास 2 पावर 1 क्या है, b है। तो अगर b इंटू बी करेंगे हम लोग को, अगर हम लोग करेंगे b इंटू बी, तो b इंटू बी करने से क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1 इक्वल टू क्या है, 2 पावर 2। 2 पावर 2 मिल गया हम लोग को, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या था, 2 पावर 3 चाहिए था, हम लोग को 2 पावर 3 चाहिए था। तो क्या करेंगे, एक अगर ऑड रहे कंडीशन एक लिख रही है, एक अलग से कोड में लाइन लिखेंगे, क्या कोड में एक लाइन अलग से लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं अगर n का वैल्यू ऑड रहे, जहां पर भी ऑड है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोड में एक लाइन लिखेंगे, इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तब क्या करना है, तब रिटर्न करना है b इंटू बी, एक एक्स्ट्रा b को रिटर्न करेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि b c में पहले स्टोर कर लेंगे, ये भी तरीका एक है कि तीनों को मल्टीप्लाई यहां किए, ये भी एक तरीका ऐसा है, क्या c इक्वल टू b इंटू बी। अब c में हम लोग का b इंटू बी तो स्टोर हो चुका है, b इंटू बी तो c में स्टोर हो चुका है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, रिटर्न में c इंटू बी, एक अलग से b को मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार ही छूटा था ना। देखो 2 पावर 2 आया था, हम लोग को चाहिए था क्या, 2 पावर 3 चाहिए था, 2 पावर 3 चाहिए था, एक b एक्स्ट्रा था। तो इस तरीके से क्या हुआ, लास्ट में हम लोग एक एक्स्ट्रा b को जब मल्टीप्लाई किए, ये मैनेज हो गया ना। तो कब काम करेगा, ये कब काम करेगा, जब कोई भी नंबर, जो नंबर है 2 पावर समथिंग के फॉर्मेट में रहे, तभी काम करेगा ये।
जब ये टू पावर n के फॉर्मेट में कोई नंबर हो तभी हम लोग का एक काम करेगा। समझ रहे हो बात को? बेसिक समझो, इसका कोड लिखेंगे, प्रॉपरली कोड को रन करवा कर देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी समझो कि पावर ऑफ एन एलिमेंट में करते क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या चाहिए होता, किस तरीके से स्मॉल प्रॉब्लम को देखते हैं, किस तरीके से स्मॉल प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे स्मॉल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, अगर स्मॉल नहीं होता प्रॉब्लम तो डिवाइड कैसे करते हैं, फिर उसको कनकर कैसे करते हैं जो डिवाइडेड सब प्रॉब्लम्स है, फिर कंबाइन कैसे करते हैं। ये स्टेप क्या है? ये स्टेप कंबाइन का है ना लास्ट में, ये सी इक्वल टू बी इंटू बी, रिटर्न सी इंटू बी, ये क्या है? कंबाइन पार्ट का स्टेप है। हम लोग को यही चाहिए ना कि सबका कोड लिख दें तो डिवाइड एंड कनकर का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग कोड हम लोग को लिखा जा रहा है, मतलब कि डिवाइड एंड कनकर से वो सॉल्व हो रहा है। बस यही चाहिए था, मतलब कि पावर ऑफ एन एलिमेंट भी हम लोग देख लिए। एक और क्या चीज है ये भी देख लिए। थर्ड में क्या है? बाइनरी सर्च है। थर्ड में बाइनरी सर्च है। तो बाइनरी सर्च का मतलब क्या हुआ? सर्चिंग सबसे पहले जानो, सर्च मतलब क्या हुआ? सर्च करना, ढूंढना। अपने घर में ही मान लो कुछ भी, कोई भी सामान रख दिए हो, पेन, पेंसिल, नोट्स, कुछ भी रख दिए हो, उसको अपने घर में सर्च करना, कहां पर वो रखा हुआ है। सर्च करते हो ना जब जरूरत होता है, जैसे मार्कर ही है, मार्कर कहां रखा हुआ है, जब इसका जरूरत होगा, जब रिक्वायरमेंट होगा तब इसको सर्च करेंगे, फिर यूज करेंगे। वही काम यहां पर है। बाइनरी सर्च में क्या है? सर्चिंग कर रहे हैं। सर्चिंग का मतलब सिंपल जान लो क्या है कि मान लो एक एरे है, एरे पर लेते हैं सर्चिंग। तो मान लो एक एरे है, एरे ए है, बहुत सारा ऐसा ब्लॉक बना हुआ, इक्वल साइज ब्लॉक है क्योंकि एरे है। पहला आई वैल्यू है, लास्ट का जे वैल्यू है। अगर सर्च करना है कोई एलिमेंट, हम लोग को कोई एलिमेंट एक्स अगर सर्च करना है हम लोग को कि इस एरे में एलिमेंट एक्स है कि नहीं, अगर मान लो है इस एरे में एलिमेंट, तो कहां पर है? अगर सर्च करना है हम लोग को, एक तरीका क्या है सर्च करने का एलिमेंट को? पहले यहां देखे, कंपेयर किए एक्स को, यहां पर जो वैल्यू है उससे कंपेयर किए, फिर उसी एक्स को यहां पर कंपेयर किए, फिर उसी एक्स को यहां पर कंपेयर किए। कंपेयर करते लाइन से जा रहे हैं, लास्ट तक गए, स्टार्टिंग से लास्ट तक गए, सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं लाइन से। तो इस तरीके के सर्चिंग को बोलते हैं लीनियर सर्च। इस तरीके से लाइन से अगर सबको देखते जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? लीनियर सर्च। तो सबको देख रहे हैं, इसके पास गए, इसके पास गए, इसके पास गए, इसके पास गए, मतलब कि मान लो अगर n एलिमेंट्स है, अगर एरे में n एलिमेंट्स है अगर, तो कितना बार कंपेयर किए x को? n टाइम्स किए, सबसे किए है ना, सबसे किए है ना, मतलब कि n टाइम्स किए हैं। तो लीनियर सर्च में कितना कंपैरिजन करना पड़ा हम लोग को? n कंपैरिजन करना पड़ा, मतलब कि बिग ऑफ n कंपैरिजन किए हैं हम लोग, a किए है ना। इसके बाद इससे थोड़ा बेटर और क्या है? बाइनरी सर्च है। इसके टाइम को कम करने के लिए, बेटर मतलब क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में बेटर अगर कोई बोल रहा है, इसका सिंपल मीनिंग होता है या तो टाइम को मिनिमाइज करेगा या फिर स्पेस को मिनिमाइज करेगा, या फिर हो सकता है कहीं कहीं दोनों को मिनिमाइज करे। लेकिन बेटर प्रोग्राम लिखने का मतलब यही है कि टाइम को मिनिमाइज किया गया या फिर स्पेस को मिनिमाइज किया गया। तब यहां पर अब जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम लोग को कम टाइम में सॉल्व होना चाहिए तो कम टाइम के लिए एल्गो लिखेंगे। तो लीनियर सर्च में टाइम जो लगा कितना लगा? बिगो n लगा है। अब हम लोग एक और तरीका क्या देखेंगे कि एक बाइनरी सर्च होता है। तो बाइनरी सर्च के लिए यहां पर क्या लीनियर सर्च कहां होगा? ए एरे कहीं भी कोई भी एलिमेंट है, तो कहीं भी कोई भी एलिमेंट है ना, यहां कुछ है, मान लो यहां 5 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ऐसा कुछ भी अगर दिया हुआ है,
क्या है, 5 के बाद 5 से छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर है, फिर 1 के बाद 3 है, मतलब इससे बड़ा नंबर है। कहीं भी कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है अनसॉर्टेड एरे। इसका नाम क्या है? अनसॉर्टेड एरे। कहीं भी कुछ भी है, कहीं भी कोई भी एलिमेंट अगर है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नेम क्या है? अनसॉर्टेड एरे नेम है इसका। अब मान लो इस तरीके से गिवन होता 2, 6, 8, 10, 15, 18, 20। मान लो इस तरीके से अगर गिवन हो, अगर इस तरीके से गिवन होता, क्या है, 2 के बाद 6 है जो इससे ग्रेटर है, 6 के बाद 8 है जो इससे ग्रेटर है। देखो सब अगला नंबर है जो, अगर जैसे आई यहां लेते हैं तो i + 1 हमेशा ही i से ग्रेटर है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ग्रेटर है। मतलब कि ये जो एलिमेंट लिखा हुआ इस तरीके से है, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। क्या है? ये है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टेड एरे। इसको क्या बोलेंगे? सॉर्टेड एरे। तो अगर अनसॉर्टेड है, अगर अनसॉर्टेड है, कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तब हम लोग को लीनियर सर्च ही करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मिनिमम टाइम में हम लोग को सर्चिंग करना है किसी एलिमेंट को, और एरे अगर अनसॉर्टेड है, तो लीनियर सर्च ही है, सबसे ज्यादा कंपेयर करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम टाइम इससे ही आएगा। कोई और ऑप्शन है सर्च करने का लीनियर सर्च के थ्रू में? मान लो कोई एलिमेंट को सर्च करना है, अनसॉर्टेड एरे अगर दिया हुआ है, कुछ और तरीके से अगर सर्च करना चाहेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए लीनियर सर्च मिनिमम टाइम देगा जब एरे अनसॉर्टेड रहे। लेकिन एक ये भी तो ऑप्शन है ना कि एरे मान लो कि सॉर्टेड दिया हुआ है, तो सॉर्टेड में लीनियर सर्च कितना टाइम लेगा? तो सॉर्टेड भी रहेगा तो लीनियर सर्च है, क्या करेगा? इससे कंपेयर किया, इससे किया, इससे किया, सबसे कंपेयर करेगा, तब भी बी को n टाइम ही देगा। n कंपेरिजन करना ही करना है इसको, अगर सॉर्टेड है तब भी। देखिए सॉर्टेड एरे अगर रहे ना, अगर सॉर्टेड एरे अगर गिवन है, उस केस में बाइनरी सर्च हम लोग का बहुत ही इफिशिएंटली सर्च करेगा आइटम को। इफिशिएंटली मतलब क्या? कम टाइम में सर्च कर देगा। बाइनरी सर्च बहुत ही कम टाइम में हम लोग के एलिमेंट को सर्च कर देगा, अगर एरे है जो सॉर्टेड है। तो बाइनरी सर्च में इनपुट क्या गिवन होना चाहिए? बाइनरी सर्च कब लगाएंगे हम लोग? बाइनरी सर्च तभी अच्छा होगा जब इनपुट क्या है? सॉर्टेड एरे है। इनपुट क्या है? सॉर्टेड एरे है। आउटपुट में क्या है? जो एलिमेंट है वो सर्च करके एलिमेंट आएगा, इसके पोजीशन आएगा। मान लो एलिमेंट 1 से सर्च करना है, तो आउटपुट में क्या आ गया? आउटपुट में आ गया पोजीशन ऑफ x। x क्या है? एक एलिमेंट है, तो बाइनरी सर्च यहां लगेगा। कैसे बाइनरी सर्च लगेगा? बेसिक समझो, बाइनरी सर्च कैसे, किस तरीके से काम करेगा। बाइनरी सर्च क्या करेगा? बाइनरी सर्च क्या करेगा यहां पर, जो सबसे, देखो 2, 6, 8 बढ़ते क्रम में है ना, असेंडिंग ऑर्डर है ना, गिवन है ना असेंडिंग ऑर्डर। तो बाइनरी सर्च करेगा क्या? यहां पर नहीं कंपेयर करेगा, ना तो पहला एलिमेंट के पास जाएगा और ना तो लास्ट वाले एलिमेंट के सर्च करेगा। बाइनरी सर्च क्या करेगा कि इसके बीच वाले एलिमेंट को पहले कंपेयर करेगा, मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करेगा। मान लो i है, यहां लास्ट वाला j है, तो मिड क्या हो गया? मिड क्या हुआ? i + j डिवाइडेड बाई 2। इसका लोअर बाउंड ले लेते हैं,
तो क्या आ गया m। तो यहां पर मान लो m आ गया है, mth पोजीशन अगर है तो mth पोजीशन में जो एलिमेंट है मान लो यहां पर एलिमेंट 10 है ना, यहां पर 9 होता है एक एलिमेंट, 2 6 8 9 10 15 18 20, यहां 9 होता और x का वैल्यू मान लेते हैं कि x का वैल्यू 6 है जो सर्च करना है हम लोग को। तो 6 सर्च करने के लिए क्या होता, या फिर मान लो 6 में क्या है, यहां करते फिर यहां करते लीनियर सर्च में तो टाइम कम लगा। लेकिन मान लो 18 सर्च करना है, 18 में लीनियर सर्च में क्या होगा, यहां जाएंगे बहुत दूर आना पड़ा, लगभग जे के जस्ट पहले तक मतलब लगभग n कंपेरिजन हो गया। तो मान लो यहां पर हम लोग को सर्च करना है 18 सर्च करना है, तो लीनियर सर्च में सबको कंपेयर करते जाते, लेकिन बाइनरी सर्च ऐसा नहीं करेगा। बाइनरी सर्च क्या करेगा, मिडिल एलिमेंट है जो मिडिल एलिमेंट के पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, m = i + j / 2 इसका फ्लोर वैल्यू। तो हम लोग को मिडिल एलिमेंट मिल गया है, मिडिल एलिमेंट से हम लोग 18 को कंपेयर करेंगे कि मिडिल एलिमेंट क्या है, 9 है। तो 9 है और 18 है, देखेंगे क्या 9 लेस देन इक्वल टू 18, 9 लेस देन इक्वल टू 18 है कि नहीं, यहां कंडीशन रहेगा इफ 9 लेस देन इक्वल टू 18, अगर 9 इक्वल टू 18 है, अगर 9 इक्वल टू 18 है तब तो यहां ही मिल गया। लेकिन 9 इक्वल टू 18 है क्या, नहीं है। तो लेस देन है क्या, लेस भी नहीं है। अगर 9 लेस देन इक्वल टू 18 है, 9 क्या है, 18 से छोटा है, तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि एरे जब सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में और मेरा एलिमेंट से ये एलिमेंट छोटा है, मतलब कि इससे मेरा एलिमेंट बड़ा है, तो इससे बड़ा एलिमेंट इस एरे में कहां पर है, इस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट इस एरे में कहां पर है। सिंपल देखो, यहां 2 था, इससे बड़ा एलिमेंट इस साइड में है, 6 से बड़ा एलिमेंट इस साइड में है, 6 से छोटा इस साइड में है। मतलब कि किसी भी एलिमेंट को अगर लेते हैं उसके राइट में उससे ग्रेटर एलिमेंट है, लेफ्ट में उससे स्मॉलर एलिमेंट है। मतलब कि 9 से अगर ग्रेटर एलिमेंट को सर्च करना है, 18 है सर्च करना जो कि 9 से ग्रेटर है, तो हम लोग राइट साइड में ही सर्च करेंगे केवल, क्योंकि पहले से ही पता है कि लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है वो 9 से भी छोटा है। हम लोग को वैल्यू चाहिए जो सर्च कर रहे हैं जो 9 से ग्रेटर चाहिए, 9 से बड़ा वैल्यू चाहिए। मतलब कि 9 के लेफ्ट में हम लोग जाएंगे ही नहीं, हम लोग जाएंगे कहां, 9 से राइट में जाएंगे। तो 9 से राइट में जब जाएंगे फिर देखेंगे क्या, बहुत सारा एलिमेंट है, फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको सेम ऐसे ही m+1 से लेकर j तक, मतलब कि क्या m+1 से लेकर j तक के लिए सेम रूल अप्लाई करेंगे जो i से लेकर j तक किए थे। मतलब क्या, मिड एलिमेंट फिर से निकालेंगे दोनों का, i + j / 2 किए थे ना, तो यहां पर m+1 + j / 2 इसका फ्लोर वैल्यू। अब एक नया मिड एलिमेंट निकल गया, फिर ये वाले मिड एलिमेंट जो आएगा इससे 18 को कंपेयर करेंगे। मान लो इस एलिमेंट से यहां पर जो एलिमेंट आएगा उससे ग्रेटर अगर मेरा एलिमेंट है तो इसके राइट भी जाएंगे, अगर मान लो इससे छोटा मेरा एलिमेंट है तो इसके लेफ्ट जाएंगे। अब इसके लेफ्ट जाने का मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट तक नहीं जाना है, क्योंकि ये तो पता है कि इसके लेफ्ट में हम लोग का एलिमेंट नहीं है, मतलब कि यहां से राइट जाना है और यहां से लेफ्ट जाना है, इस बीच में ही कहीं ना कहीं हम लोग का एलिमेंट है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर पोजीशन, ये जो पोजीशन है हम लोग को मिल गया, मान लो m' मिल गया है, तो m और m' के बीच, मतलब m+1 बोल सकते हैं इसको, m+1 और m' के बीच में ही एलिमेंट है ना। फिर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, m+1 से लेकर ये जो मिड आया था नया वाला m' का वैल्यू यही है ना, इतना प्लस m' डिवाइडेड बाई 2, इसका फ्लोर वैल्यू लेंगे। फिर से एक नया मिड यहां पर आ गया, तो बार बार मिडिल एलिमेंट पर ही जाकर कर रहे हैं।
और जब मिडिल एलिमेंट जाते हैं, देखो यहां से जब हम लोग का वैल्यू अगर छोटा रहता, इसके लेफ्ट जाते तो राइट तो नहीं जाते ना, एक ही साइड में जाना पड़ रहा है ना। इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार बाई टू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बार बार 2 से। पहला एरे हम लोग का इतना बड़ा था, उसके बाद एक स्टेप में हम लोग का एरे बस इतना ही बच गया, उसके बाद इतना ही बच गया, मतलब बार बार एरे का साइज हाफ होते जा रहा है। जो सॉल्व करना है हम लोग को बार बार हाफ होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली बार बार हम लोग का अगर हाफ हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि n साइज है, बार बार हम लोग का 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि n/2 पावर k हो रहा है। तो कितना टाइम ऐसे सर्च करना होगा, एक बार जब डिवाइड करते हैं तो एक ही कंपैरिजन करते हैं ना, एक बार डिवाइड करने पर एक ही कंपैरिजन करते हैं। किसके लिए है, बाइनरी सर्च के लिए बता रहे हैं। तो बार बार एक ही कंपैरिजन जब करते हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, कब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि एक ही एलिमेंट ना आ जाए। जब एक एलिमेंट आ जाएगा डिवाइड करते करते वहां पर स्टॉप हो जाएंगे, मतलब कि n/2 पावर k इक्वल टू 1 जब हो जाए, बार बार डिवाइड करते करते एक ही एलिमेंट जब बचेगा, तब हम लोग क्या होगा, n/2 पावर k इक्वल टू 1, मतलब कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू log ऑफ n/2। तो जो k का जितना बार हम लोग डिवाइड करेंगे उतना ही तो कंपैरिजन भी किए। तो टाइम कितना लग गया, जितना कंपैरिजन हम लोग किए हैं। कंपैरिजन कितना किए हैं, k टाइम्स किए हैं, तो टाइम क्या लग गया, log n लग गया। मतलब कि इसके बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ये काम करते सर्चिंग का, तो हम लोग को टाइम लग जाता क्या, log n ही टाइम लगता। लीनियर सर्च में हम लोग को बिगो n लग रहा था, यहां पर बिगो log n है, तो n से तो बहुत छोटा है ना। कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस में बताया था n से log n बहुत ही छोटा है, मतलब कि टाइम सेव कर दिया ना हम लोग का। तो बाइनरी सर्च के थ्रू किए तो टाइम सेव हो गया। कब टाइम सेव हुआ था, जब हम लोग के पास में इनपुट गिवन था सॉर्टेड एरे। याद रखना, जब सॉर्टेड एरे रहेगा तभी हम लोग बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्टेड रहेगा जब, तब ना हम लोग राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। अगर मान लो सॉर्टेड ही नहीं होता, रेंडम नंबर होता पहले वाला, जैसे 5 2 1 3 रेंडम होता, तो मान लो बीच में आते, तो देखो बीच में इस लाइन के बाद में 1 से ग्रेटर एलिमेंट है और 1 से ग्रेटर इस साइड में भी है, तो किसी एक साइड को स्किप नहीं कर सकते थे, दोनों साइड में सर्च करना होता। अगर अनसॉर्टेड में यूज करते तब भी तो टाइम और ज्यादा लग जाता हम लोग को। अगर दोनों साइड में जाते तो एक साइड में जाना है क्योंकि सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे है, एक साइड में ही जाना है, तो log n टाइम्स में एक एलिमेंट ही बच जाएगा, जिसको डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे अपना एलिमेंट से हम लोग। और अगर गिवन है कि एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि वर्स्ट केस में सबसे लास्ट जाते एक एलिमेंट जब आएगा तब तो हम लोग का एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, पक्का बात है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में क्या कि एलिमेंट है, इस एरे में एलिमेंट है और ये एरे है जो सॉर्टेड है, और हम लोग को पोजीशन ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो फाइंड कर लिए ना। मतलब कि log n टाइम में हम लोग ये काम कर रहे हैं कब, जब एरे सॉर्टेड है। अगर अनसॉर्टेड होता तब हम लोग बाइनरी सर्च नहीं यूज कर पाते, तब हम लोग को कंपल्सरली लीनियर सर्च ही यूज करना पड़ता, जिसका कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता बिगो n। यही है बाइनरी सर्च। इसको डिटेल में बताएंगे जब इंडिविजुअली सबको एक एक करके सब बताएंगे। अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को पूरा लिखेंगे, प्रोग्राम एनालिसिस करेंगे, सेकंड वाले को लिखेंगे, थर्ड वाले को, ऐसे ही सबको लिखेंगे। समझ रहे हो बात। तो सेम इस तरीके से हम लोग डिवाइड एंड कर यूज करेंगे। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है मर्ज सॉर्ट है। तो मर्ज सॉर्ट में क्या करेंगे भाई, तो काम वही है, पहले देखेंगे स्मॉल प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर स्मॉल है तो उसको डिवाइड कैसे करें, अगर स्मॉल है तो उसका सॉल्यूशन ले आए, अगर स्मॉल नहीं है तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने के बाद कनकर कैसे करेंगे। तो जो स्टेप्स हम लोग यहाँ फॉलो किए थे, ये तीनों में फॉलो किए थे, सेम स्टेप्स ये सब में भी फॉलो होगा। मे भी कोड डिफरेंट रहे और कोड डिफरेंट होगा भी, ये तो पहले ही बताए थे। क्या बताए थे
डिवाइड एंड कनकर में हम लोग स्मॉल लिखेंगे, सॉल्यूशन होगा, डिवाइड होगा और कनकर होगा। इस चारों का कोड फिक्स नहीं है, इस चारों का कोड फिक्स नहीं है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये चारों का कोड वेरी करेगा, लेकिन अगर डिवाइड एंड कनकर यूज हो रहा है, ये चारों का कोड लिखना कंपलसरी है। अपने प्रॉब्लम के हिसाब से लिखेंगे, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लिखेंगे कोड को। तो जो काम तीनों में किए हैं ना, सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। एक बात तो समझ ली कि हम लोग डिवाइड एंड कनकर इसमें यूज कैसे कर सकते हैं। अब मर्ज सॉर्ट है, सॉर्ट अभी क्या बोले थे, सॉर्टिंग बोले थे ना, सॉर्टेड एरे बोले हैं ना। सॉर्टेड का मतलब क्या है कि या तो रेंडम एरे गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, वही सॉर्टिंग है। क्विक सॉर्ट में भी वही काम करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। लेकिन मर्ज सॉर्ट करने का अपना तरीका होगा, तो अपना प्रोग्राम इसका कुछ होगा, तो उस प्रोग्राम का टाइम कुछ लगेगा। क्विक सॉर्ट में भी करने का कुछ इसका टाइम लगेगा, उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का मतलब क्या है कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, वो कौन से पोजीशन में है। समझ रहे हो बात को? कोई एलिमेंट अगर है वो कौन से पोजीशन में है, उसके पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में काम यही करना है, डिवाइड एंड कनकर के अकॉर्डिंग ही हम लोग को कोड लिखना है। फिर क्या, फाइंडिंग नंबर ऑफ इन्वर्सन। नंबर ऑफ इन्वर्सन का मतलब क्या है कि मान लो कोई एरे गिवन है इस तरीके से 2, 4, 6, 1। अगर इस तरीके से गिवन है तो इन्वर्सन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को लेंगे तो इसके राइट में इससे छोटा एलिमेंट कितना है, इससे छोटा एलिमेंट इसके राइट में कितना है। देखो 2 से छोटा कितना है, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, मतलब कि इसके लिए 1 इन्वर्सन हो गया। इससे छोटा कितना है, इससे छोटा भी एक ही है, इससे छोटा भी एक ही है। टोटल नंबर ऑफ इन्वर्सन अगर बोलेंगे इस एरे में तो क्या होगा, तीनों को ऐड कर देंगे, एक इन्वर्सन इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, मतलब कि टोटल 3 इन्वर्सन है। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे और एनालाइज करेंगे। बेसिक जान लो कि इन्वर्सन कैसा होगा। एक और है एक्सटेंशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो मैट्रिक्स हम लोग का होता था, 2 मैट्रिक्स जब होता था और हम लोग इसमें क्या था, एलिमेंट इस तरीके से कुछ एलिमेंट होगा, इस तरीके से कुछ एलिमेंट होगा। इसको कैसे लिखने का तरीका है, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 और 2, 2। नंबर ऑफ रोज 2 हो गया, कॉलम कितना है 3, 2 इंटू 3। एक क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज कितना है 3 इंटू एक कितना है 2 है, 3 इंटू 2। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग करते थे तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल कैसे देखे थे हम लोग, ये बात पक्का था कि जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का अगर बोलते हैं इसको कॉलम 1, इसको बोलते हैं, इसके रो को बोलते हैं रो 2। देखो मान लो यहां बोल देते हैं रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। तो मल्टीप्लाई होने के लिए मैट्रिक्स को सबसे जरूरी चीज क्या है कि C1 का वैल्यू R2 के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले वाले का जो कॉलम जितना नंबर ऑफ कॉलम है उतना ही सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। ये तो हो गया। फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 3 एलिमेंट है ना, ये तीनों को इस तरीके से रखेंगे। मतलब पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई किए, दूसरे वाले को इससे किए, तीसरे वाले को इससे किए।
3 जो प्रोडक्ट आया है, एक नया मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 प्रोडक्ट जो आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, इसको और इसको किए, इसको और इसको किए, तीनों प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक एलिमेंट बन जाएगा। फिर सेम इसको लेंगे, यहाँ पर करेंगे, मतलब क्या, पहले वाले से इसको, सेकंड वाले से इसको, थर्ड वाले से इसको, तीनों के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा, यहाँ का एक एलिमेंट बन जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या होगा, 2 कॉलम बना है, यहाँ नीचे भी बनेगा, मतलब कि यहाँ 2 रो और 2 कॉलम बनेगा। कैसे बनेगा? पहले जो प्रोडक्ट का जो 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो साइज होगा, अगर यहाँ 2 into 3 है, यहाँ पर 3 into 2 है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट होने के बाद साइज आएगा, पहला का रो रहेगा और सेकंड वाले का कॉलम रहेगा। मतलब पहला का रो कितना है, 2 है, इंटू सेकंड वाला कॉलम कितना है, 2 है। इतना हुआ ना। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आता है, जो n क्यूब आता है, n क्यूब आता है। इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कन्वेंशनल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तब, जबकि ये एक तरीका है डिवाइड एंड कनकर को यूज करके मल्टीप्लाई करने का, जिसका कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा n पावर 2.81, इतना ही आएगा। ये कैसे आएगा? ये है डिवाइड एंड कनकर को यूज करेंगे तब आएगा ये। समझ रहे हो बात को? मतलब कि ये मिनिमाइज किए ना, नॉर्मल तरीके से n क्यूब आ रहा था, इससे थोड़ा तो कम किए ही है। तो यही है डिवाइड एंड कनकर का एप्लीकेशन। इतना तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं है डिवाइड एंड कनकर से बस इतना ही सॉल्व होगा, क्या नहीं, डिवाइड एंड कनकर अलग से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बेसिकली कुछ प्रॉब्लम को बताकर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, कैसे डिवाइड एंड कनकर को यूज करना है, किस तरीके से डिवाइड एंड कनकर एल्गो को इंप्लीमेंट करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, फाइंडिंग मैक्स मीन। उसके बाद इसका पूरा कोड लिखेंगे, ये फर्स्ट वाले का पूरा कोड लिखेंगे, प्रॉपरली कोड को रन करवाएंगे, कैसे आउटपुट मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, हर चीज इसमें देखेंगे। उसके बाद सेम सेकंड वाले को भी वैसे ही करेंगे, थर्ड वाले को इस तरीके से ही सबके कोड को लिखकर उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। बेसिक ओवरव्यू जान गए हो क्या? डिवाइड एंड कनकर यूज कैसे कर रहे थे, मतलब जो डिवाइड एंड कनकर के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम लिखने का फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को कैसे यहां इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 से लेकर सबको बताते हैं।